ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी मछली पिंडज अथवा विविपेरस होती है जो बच्चे पैदा करती है? तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है हिप्पोकैम्पस, सेकेंड ऑप्शन है स्कालियोडॉन, थर्ड ऑप्शन है लेबियो या रोहू और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोप्टेरस। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, स्कालियोडॉन, जिसे डॉग फिश के नाम से जाना जाता है, शार्क के नाम से जाना जाता है। यह मछली बच्चे पैदा करती है और यह एक उपास्थि मीन होती है। इसमें उपास्थि से बने हुए कंकाल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। द सेल वॉल आर प्रेजेंट इन, 4 ऑप्शन है। जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में या केवल विषाणुओं में? तो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यही जंतु और पादप कोशिका का मुख्य अंतर होता है। अगला प्रश्न है, किस यंत्र द्वारा तने की वृद्धि दर का सटीक मापन किया जाता है? 4 ऑप्शन है। हाइड्रोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, पोटोमीटर और ऑक्सीमोमीटर। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ऑक्सेनोमीटर के द्वारा तने की वृद्धि दर का मापन सटीक रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम किससे बनता है? सिल्क इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, प्रोड्यूस फ्रॉम। 4 ऑप्शन है। लार्वा की लार ग्रंथियों से, वयस्क की लार ग्रंथियों से, वयस्क के क्यूटिकल से या कीट के पैरों से? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन से होगा। रेशम लार्वा की लार ग्रंथियों से प्राप्त होता है। यह लार्वा ककून के रूप में रेशम का निर्माण करता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त वाहिकाओं में रक्त नहीं जमता क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारी रक्त की वाहिकाओं में, लेकिन इसमें ब्लड जमता नहीं, हमेशा फ्लो रहता है। किसके कारण? 4 ऑप्शन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, हिपेरिन, टॉक्सिन या प्लेटलेट तत्व 3। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, हिपेरिन। ये हमारे रक्त वाहिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है। इसका उत्तर बी वाला सबसे। अगला प्रश्न है, कोशिका किसके बिना जीवित नहीं रह सकती? 4 ऑप्शन है। हरितलवक, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया अथवा केंद्रक के द्वारा? तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा डी, केंद्रक के द्वारा कोशिका जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि विषाणुओं में, जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए उन्हें सजीव भी नहीं कहा जा सकता है। तो अपवाद स्वरूप अगला प्रश्न है, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है, श्वसन क्रिया किस कोशिकांग में होती है? 4 ऑप्शन है। हरितलवक, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। तो कोशिकाओं में, कोशिका में वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वायवीय श्वसन होता है। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए किस में नहीं पाया जाता? 4 ऑप्शन है। केंद्रक या न्यूक्लियस में, राइबोसोम्स में, प्लास्टिड से लवक में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो डीएनए किस कोशिकांग में नहीं पाया जाता? इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। राइबोसोम्स सबसे छोटा कोशिकांग होता है, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता।
अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चार ऑप्शन है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी जीवाणुओं में या सभी विषाणुओं में। तो माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से जंतु एवं पादप दोनों अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नीले हरे शैवाल एवं जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? चार ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वान लीवेनहॉक और फोर्थ ऑप्शन है स्लेडन एवं थियोडोर स्वान। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न है आँख के किस भाग में रुधिर केशिकाएं ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं? चार ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, कोरोइड या आइरिस। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, कॉर्निया वाले भाग में ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती है, अर्थात रक्त की मात्रा नहीं पाई जाती है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है। चार ऑप्शन है राइबोफ्लाविन, एस्कॉर्बिक एसिड, निकोटिनिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम जो खट्टे फलों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका भी वाला ऑप्शन सही होगा, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है क्या कहलाती है? चार ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, डुप्लीकेशन। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? चार ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, लुई पास्चर या रॉबर्ट कोच। तो इसका आंसर सटीक होगा विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किया था। हमारा अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सेकेंड ऑप्शन है जिनजेंथ्रोपस, थर्ड ऑप्शन है पिथेकैंथ्रोपस और फोर्थ ऑप्शन है प्लेसेकैंथ्रोपस। तो इसका आंसर ए सटीक होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंस। ये इसका जीवाश्म सबसे पहले प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है भूपटल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रेडियोधर्मी कार्बन की मात्रा द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम की जमाव के कारण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका बी वाला आंसर सही होगा, रेडियोधर्मी कार्बन के विघटन की मात्रा से जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं किस जंतु का पूरा जीवाश्म प्राप्त हुआ था? जीवाश्म प्रायः छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त होते हैं, लेकिन किस जंतु का जीवाश्म पूरा प्राप्त हुआ था? घोड़ा का, पक्षी का, सरीसृप का अथवा आर्कियोप्टेरिक्स का। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, आर्कियोप्टेरिक्स इसका जीवाश्म पूरा प्राप्त हुआ था। यह सरीसृप और पक्षी वर्ग के
बीच की कड़ी या कनेक्टिंग लिंक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? 4 ऑप्शन है, ऑरेलिया, एम्फिऑक्सस, लिमुलस या यूप्लेक्टेला। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। लिमुलस एक जीवित जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसे जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है? लिविंग फॉसिल्स। 4 ऑप्शन है, गिंगो बाइलोबा, साइकस रिवोल्यूटा, इक्विस्टम या लाइकोपोडियम। तो जीवित जीवाश्म के रूप में मात्र एक ही जाति का एक ही पौधा है जिसे गिंगो बाइलोबा के नाम से जाना जाता है। यह जिम्नोस्पर्म होता है जिसे जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, मानव का सबसे नजदीकी पूर्वज किसको माना जाता है? 4 ऑप्शन है, जावा मानव, पेकिंग मानव, निएंडरथल मानव और क्रो-मैग्नन मानव। तो इन चारों ऑप्शन में से मानव का सबसे नजदीकी पूर्वज क्रो-मैग्नन मानव को माना जाता है। इसका डी वाला ऑप्शन सबसे सटीक होगा। हमारे अन्य ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला को आप देखें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।